एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप 25 क्वेश्चंस जो हमारे AIBE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट द प्राइवेट राइट? इनमें से कौन सा ऐसा राइट है दैट इज नॉट अ प्राइवेट राइट? इज इट राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन या ऑल ऑफ द अबव? The correct answer to this question is all of the above. All these rights are not the private right. मैं बता दूं, right to freedom is a fundamental right, right to education is also a fundamental right, and right to property is a legal right. Earlier it was a fundamental right. और आप देख सकते हैं कि हमारे fundamental rights से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमने PYQs के लास्ट सीरीज में, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था राइट टू प्रॉपर्टी जो आपका है आर्टिकल 300A के अकॉर्डिंग ये एक लीगल राइट अब बन चुका। अर्लियर इट वाज अ फंडामेंटल राइट। और राइट ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करें तो राइट ऑफ फ्रीडम आपका फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, राइट। एंड राइट टू एजुकेशन इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट जो कि हमारे आर्टिकल 21A में ऐड करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मे बी कॉल्ड बाय द joint sitting of both houses of parliament may be called by the speaker, chairman, president or the prime minister. जॉइंट सिटिंग जब कॉल करना होगा तो कौन सा ऐसा पर्सन है जो जॉइंट सिटिंग कॉल करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, दैट इज प्रेसिडेंट। हमारे प्रेसिडेंट साहब जॉइंट सिटिंग को कॉल करते हैं। आपको इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर जॉइंट सिटिंग के प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात होगी, सॉरी मतलब कौन सा ऐसा पर्सन है जो प्रिसाइड करता है जॉइंट सिटिंग, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर स्पीकर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि जॉइंट सिटिंग किसके द्वारा कॉल किया जाता है, तो वो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, right to free legal aid was recognized as a fundamental right under Article 21 of the Constitution in case of free legal aid was recognized as a fundamental right under Article 21. Article 21 हमारा right to life and personal liberty है और उसमें free legal aid को भी ऐड कर दिया गया या रिकॉग्नाइज किया गया। ये कौन से केस के द्वारा हुआ था? Is it हुसैनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार 1979, MH होस्कट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978, मधु मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 और रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1983। फ्री लीगल एड को आर्टिकल 21 में रिकॉग्नाइज किया गया अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? The correct answer to this question is option 1, that is हुसैनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार 1979 के केस में राइट टू फ्री लीगल एड वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हुसैनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वाज डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल इन? इनमें से किस केस में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा गया था? Is it बेरूबारी केस, री दिल्ली लॉज एक्ट केस, केशवानंद भारती केस और दी मेनका गांधी केस? करेक्ट आंसर इज री दिल्ली लॉज एक्ट केस। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंडमस में बी इशूड बाय? मैंडमस, रिट ऑफ मैंडमस हमारा वो किसके द्वारा इशू किया जाता है? इज इट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और बोथ ए एंड बी? तो अगर आपने रिट्स के बारे में पढ़ा है, रिट्स हमारा आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग इशू हो सकता है और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग इशू हो सकता है। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करती है एंड 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट रिट इशू करती है। तो जो रिट ऑफ मैंडमस है ये भी एक तरह का रिट है और ये इशू हो सकता है बोथ बाय सुप्रीम कोर्ट और दी हाई कोर्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the provision for administration tribunals is added by? एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल के प्रोविजन को इनमें से किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था? इज इट 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 24th अमेंडमेंट या 43rd अमेंडमेंट?
provision for administration tribunals is added by? Correct answer to this question is option 1, that is 42nd Amendment. Next question. Which of the following is not a federal feature of any constitution? इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो कि फेडरल फीचर नहीं है किसी कॉन्स्टिट्यूशन का? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डबल सेट ऑफ गवर्नमेंट, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन या सिंगल सिटीजनशिप? मैं बता दूं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने बोरो करा है, डबल सेट ऑफ गवर्नमेंट भी हमने बोरो करा है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशनल भी हमने बोरो करा है, लेकिन ये फेडरल फीचर इनमें से कौन सा एक नहीं है? ये सारा तो आपका फेडरल फीचर हो गया, लेकिन जो सिंगल सिटीजनशिप है, दैट मींस ऑप्शन 4, दैट इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर एक यूनिटी वाली बात हो रही है अगर हम सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड कर रहे हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यूएस की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर हमें डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान मिलता है, क्योंकि वो फेडरल फीचर एक हो गया, बट सिंगल सिटीजनशिप इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्लियामेंट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर टू अमेंड अंडर आर्टिकल 368 मे नॉट अमेंड। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, पार्लियामेंट इनमें से क्या अमेंड नहीं कर सकता है? इज इट प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट या बेसिक स्टेटमेंट? तो अगर आपने केशवानंद भारती केस के बारे में सुना हो तो आपको पता हो कि हमारा जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात कही गई थी उसमें। तो अगर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो हम प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज है, दैट इज बेसिक स्टेटमेंट। हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे हम अमेंड नहीं कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट आए हैं, जैसे आर्टिकल 21 ए ऐड करा गया है। प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट आए हैं, उसमें हमें इंटीग्रिटी वगैरह 3 वर्ड वहां पर ऐड करे गए थे। सुप्रीम कोर्ट में भी आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्टेटमेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है, यू कैन नॉट अमेंड एज पर आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which article starts with subject to public order, morality and health? इनमें से कौन सा आर्टिकल सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ की बात करता है? इज इट आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 28 और आर्टिकल 25? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज आर्टिकल 25 टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट इज। देखिए, ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस करा था, बिकॉज ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। हाँ, उसमें दूसरे तरीके से पूछा गया था, बट यहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग है और ऑप्शंस अलग हैं। तो पूछा जा रहा है कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट इनमें से कौन हो सकता है? इज इट प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट और नन ऑफ द अबव? Correct answer to this question is option 3, that is vice president is the ex officio chairman of council of state. Ex officio का मतलब होता है कि by virtue of being vice president, because he is the vice president, तो उन्हें ex officio post मिल जाएगी as a chairman of council of state. Next question is, right to property in India is. It's one of the easiest question. अभी मैंने डिस्कस करा है कि right to property आपका जो है, that is a legal right. Earlier it was a fundamental right as per article 19, पर इसे अब article 300A के अकॉर्डिंग legal right डिक्लेयर कर दिया गया है। Next question, which of the following writs means to produce a body of a person? Is it certiorari, quo warranto, prohibition और habeas corpus? इनमें से किस writ का मतलब है to produce a body of a person? ये one of the important writ है हमारे लिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस अ बॉडी। अगर किसी पर्सन को इलीगली डिटेन किया गया है या इलीगली उसे कन्फाइन कर दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कोर्ट में जाकर रिट इशू करवा सकते हैं, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, टू रिलीज द बॉडी ऑफ दैट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, restrictions may not be imposed on freedoms provided under article 19(1)(a) on this ground. अब आर्टिकल 19 में बात हो रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)(a) में बात होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इनमें से कौन सा ऐसा ग्राउंड है जिस पर हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं, जिस
जिस ग्राउंड पे या जिस बेसिस पर हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं ऑन आर्टिकल 19(1)(a)? इज इट डिफेमेशन, पब्लिक ऑर्डर, सेडिशन या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट? मैं बता दूं, जब रिस्ट्रिक्शंस की बात करी जा रही है तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में रिस्ट्रिक्शंस दी हुई है। तो 64 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, दैट इज सेडिशन। मतलब हम डिफेमेशन के ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर के नाम पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट अगर हमें करनी है तो भी हम आर्टिकल 19(1)(a) को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम सेडिशन एज अ ग्राउंड नहीं ले सकते हैं फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ एनी पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट गारंटीड टू सिटीजंस ओनली। इनमें से कौन सा राइट है जो कि सिर्फ सिटीजंस को गारंटीड है? इज इट आर्टिकल 21, आर्टिकल 20, आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 25? आर्टिकल 25 talks about right to freedom of religion. आर्टिकल 19(1)(a) talks about right to speech and expression. आर्टिकल 21 में तो आपका लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, आर्टिकल 20 में बात करी हुई है डिटेंशन से रिलेटेड। तो इनमें से कौन सा ऐसा राइट है जो कि सिर्फ सिटीजन्स के लिए है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज आर्टिकल 19(1)(a) इज गारंटीड ओनली टू सिटीजन्स, और बाकी जो सारे आर्टिकल्स हैं दैट मींस आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 25 ये नॉन सिटीजन्स के लिए भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ। प्रेसिडेंट को हम रिमूव कर सकते हैं ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स? प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या ऑल ऑफ द अबव? तो our president can be removed on the ground of violation of the constitution. Option 3 is the correct option. Incapacity के बेसिस पर आप नहीं प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते, ना ही प्रूव्ड मिसबिहेवियर पर आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, 66 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिलोंग्स टू। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात इनमें से कौन से एंट्री में करी गई है? इज इट एंट्री 77 ऑफ यूनियन लिस्ट एंड एंट्री 14 ऑफ स्टेट लिस्ट इन द 7th schedule of the Constitution of India? Entry 70 of Union List and entry 40 of State List? Entry 67 of Union List and entry 13 of the State List? या none of these? Contempt of court. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, दैट इज नन ऑफ दीज। इनमें से कहीं पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बात नहीं करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिट ऑफ सर्चरारी कैन बी इशूड अगेंस्ट। रिट ऑफ सर्चरारी इनमें से किसके अगेंस्ट इशू करा जा सकता है? अगर आपने लास्ट वीडियो देखे हैं तो इस वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस किया जा चुका है। एंड द ऑप्शंस आर जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज, क्वासी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज ओनली या नन ऑफ द अबव? रिट ऑफ सर्चरारी किसके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है? So the correct answer to question number 68 is option 1, that is judicial and quasi-judicial bodies. Next question, Supreme Court of India held that it is permanent obligation of every member of medical profession, either government or private, to give medical aid to every injured person brought for the treatment immediately without waiting for procedural formalities in the case of। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बात हेल्ड करी कि ये सारे मेडिकल प्रोफेशन में, इधर वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, मेडिकल एड देना आपकी जिम्मेदारी है या आपकी ये परमानेंट ऑब्लिगेशन है कि जो भी इंजर्ड पर्सन है तो आपको उसे ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी बिना किसी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी की वेट करते हुए। तो कौन से केस में ये बात अपहेल्ड करी गई थी? इज इट कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, People's Union of India was Common Cause versus Union of India? पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज People's Union of India। थर्ड ऑप्शन परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इज इट लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से किस केस में ये हेल्ड करा कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी किसी पर्सन को विदाउट वेटिंग फॉर द प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज? Correct answer to this question is option 3, that is Parmanand Katara versus Union of India, 1989 का केस है ये। Next question is Supreme Court of India has issued
the direction to make CBI independent agency so that it can function more effectively and investigate crimes and corruption at high places in public life in case of. इनमें से कौन से केस में ये बात कही गई कि जो सीबीआई है, सीबीआई को हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी मानेंगे जिससे वो इजिली बिना किसी दबाव में आकर वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर सके। इनमें से किस केस में ये बात हेल्ड करी गई थी? Is it Union of India versus Association for Democratic Reform, Bangalore Medical Trust versus BS Murdappa, Vincent Panikurlangar versus Union of India, or the Vincent Narayan versus Union of India? So the correct answer to this question is option 4, that is Vincent Narayan versus Union of India. Next question, in which case Justice J.C. Shah of Supreme Court के Justice J.C. Shah ने ये ऑब्जर्व करा था, since by the exercise of power a serious invasion is made upon the rights, privacy and freedom of the taxpayer, the power must be exercised strictly in accordance with law and only for the purpose for which law authorizes it to be exercised. क्या कहा गया? जस्टिस जेसी शाह ने ये बात कही कि since by the exercise of the power a serious invasion is made upon the rights, privacy and freedom of the taxpayer, the power must be exercised strictly in accordance with law and only for the purpose for which law authorizes it to be exercised. तो क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर है, is it director of inspection versus Trunamal, ITO versus Seth Brothers, CR Mithrani versus CIT, or none of the above? Right to privacy. So the correct answer is option 1, that is Director of Inspection versus Purnamal. आपको हो सकता है कि कुछ केसेस नहीं आ रहे होंगे, तो केस लॉस के लिए आप एक काम कर सकते हैं, जो पुराने ईयर के जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये सारे केसेस तो याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हो जाते हैं। और साथ ही साथ आप कुछ लैंडमार्क केसेस भी याद कर सकते हैं, बिकॉज जो आपको बैरेक्ट मिलेगी, आप बैरेक्ट लेकर जाएंगे, बैरेक्ट ओपन करके एग्जाम देना है AIB का, स्टिल क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिल पाते हैं बिकॉज केस लॉस तो नहीं दिए रहते हैं समटाइम्स बैरेक्ट में, तो केसेस आपको याद करने पड़ेंगे, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ। अब बात हो रही है क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में, तो ये इंट्रोड्यूस करा गया था बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? इज इट रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कृष्ण स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और शीला वर्से वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया? Curative petition. So the correct answer to this question is option 1, that is Rupa Ashok Hura versus Ashok Hura 2002 के केस में curative petition की बात करी थी सुप्रीम कोर्ट ने। अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो आपके रिवीजन भी हो जा रही होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कई सारे क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है, तो अगर आप PYQs देख कर जाएंगे तो काफी हद तक आपको हेल्प मिलने वाली है, और कई सारे क्वेश्चंस तो आपको डायरेक्ट में इजीली मिल जाने वाले हैं। तो गेटिंग 45% इन ऑल इंडिया बार एग्जाम इज नॉट अ बिग डील, आपके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो स्टिल यू कैन क्वालिफाई दैट एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, right to free legal aid was recognized as a fundamental right under Article 21 of the Constitution in case of। free legal aid was recognized as a fundamental right। आर्टिकल 21 में अभी हमने बात करी थी फ्री लीगल एड के बारे में, आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग, तो इनमें से कौन से केस में ये अपहेल्ड करा गया था कि राइट टू फ्री लीगल एड इज अ फंडामेंटल राइट? द ऑप्शंस आर हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, MH होस्कट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मधु मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया है। So the correct answer to this question is MH Hoskot versus State of Maharashtra. That is option 2. Next question is, under which of the following article of the Indian Constitution Parliament is empowered to legislate with respect to a matter in state list in the national interest? Under which of the following articles, इनमें से कौन से आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्लियामेंट को पावर मिली है टू लेजिस्लेट with respect to a matter in state list?
स्टेट लिस्ट में अगर कोई भी आर्टिकल या कोई भी टॉपिक दिया हुआ है, अगर वो नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है तो पार्लियामेंट उसमें बात कर सकती है विद स्टेट। तो इनमें से किस आर्टिकल में ये बात करी गई है? इज इट आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252 और आर्टिकल 253? ये सारे आर्टिकल तो स्टेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो 74 का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, दैट इज आर्टिकल 249 टॉक्स अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द पार्लियामेंट empowered to legislate with respect to a matter in state list if it is with regard to their national interest. Article 249. Next question is, from which of the following countries the Constitution of India has borrowed the power of judicial review? क्वेश्चन नंबर 75, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें ये बात पूछी गई कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में, कौन से कंट्री से हमने पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू लिया है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वी हैव बोरोड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू? इज इट कैनेडा, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और द आयरलैंड? करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, दैट इज यूएसए। हमने यूएसए से पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू लिया है। इसी के साथ आपके टॉप 75 क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं। एक और पार्ट में करूंगी, उस पार्ट में आपका और 25 क्वेश्चंस होगा, जिसके साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट हो जाने वाले हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम आईपीसी करेंगे। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ, मैं अभी बीएनएसएस और बीएसए के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी सेट कर रही हूँ, उसके बाद हम वो भी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप रेगुलर बेसिस पर ये सारे वीडियोस देखते रहिए, डेली पीवाईक्यूज सॉल्व किया करिए, डायरेक्ट लेकर बैठा करिए। जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ वो क्वेश्चन एक बार आप डायरेक्ट में जाकर मार्क कर लीजिए, इससे आपके दिमाग में वो परमानेंट हो जाएगा। और क्वेश्चंस मैं बता दूं, क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। अगर आप क्वेश्चंस करके जा रहे हैं पीवाईक्यूज तो वो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस तो मैच करने ही वाले हैं। थैंक यू।